Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing jobs exams are: first question, ICDS gives immunization services to। आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम किसे इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। ऑप्शन बी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। The right answer is option C. ICDS इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स को। आइए इसके बारे में और जान लें, इम्पॉर्टेंट है ये। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम was launched in India 2 अक्टूबर 1975। ICDS भारत में 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। ICDS is a government program in India which provides food, preschool education, primary health care, immunization, health checkup and referral services to children under 6 years of age and their mothers। ICDS सर्विसेज के अंतर्गत 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी मदर्स को इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स आदि की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। इसी स्कीम के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और फूड भी दिया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, a papular lesion is noted on perineum of the laboring client. Which initial action is most appropriate? एक क्लाइंट जिसमें डिलीवरी होने वाली है, फिजिकल असेसमेंट के दौरान आप देखते हैं कि इस क्लाइंट के पेरिनियम एरिया में एक लीजन मौजूद है, पैपुलर लीजन मौजूद है। तो इसे देखने के बाद आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे सही इंटरवेंशन या स्टेप क्या होगा, यह आपको बताना है। आप इस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, आप इस फाइंडिंग को डॉक्टर को बताएंगे, आप इस पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर जो केयर प्रिस्क्राइब की गई है उस केयर को कंटिन्यू करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस फाइंडिंग को तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना आवश्यक है। आइए इसके बारे में और जान लें। एनी लीजन शुड बी रिपोर्ट टू द डॉक्टर, दिस कैन इंडिकेट हर्पिस लीजन। डिलीवरी के दौरान पेरिनियम एरिया पर किसी भी प्रकार का लीजन यदि मौजूद है तो उसे आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। हो सकता है कि ये हर्पिस इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुआ हर्पिस लीजन हो। क्लाइंट विथ ओपन लीजन related to herpes are delivered by cesarean section because there is possibility of transmission of infection to the fetus and direct contact to the lesion। देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर हर्पिस लीजन ओपन हो गया है, ब्रस्ट हो गया है, फट गया है और आप उसमें वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हैं तो ये मान के चलिए ये इन्फेक्शन मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो हर्पिस लीजन के इन्फेक्शन के केस में कभी भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाई जाती। इस सिचुएशन में हम सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन को प्रीफर करते हैं। रिमेनिंग ऑप्शन की बात करें तो सिर्फ इस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करना एप्रोप्रिएट नहीं है और नर्स के द्वारा सिजेरियन सेक्शन के लिए क्लाइंट को प्रिपेयर तब किया जाता है जब उसके लिए डॉक्टर द्वारा ऑर्डर दिया जाए। सो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हम गलत मानेंगे।
इसके अलावा प्राइमरी केयर एज प्रिस्क्राइब्ड हम नहीं कर सकते। इस फाइंडिंग को डॉक्टर को रिपोर्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू। ऑपरेशन के बाद लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए कौन सा स्टेप लिया जा सकता है? ऑप्शन ए, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ऑप्शन बी, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, स्किन केयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑपरेशन के बाद पर्सन के अंदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पायरोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे आपने देखा होगा, उसमें 3 बॉल्स होती हैं। हम पेशेंट को इन बॉल्स को एयर के थ्रू अप डाउन करने के लिए कहते हैं। दिस इज अ एक्सरसाइज बेसिकली फॉर द लंग्स। ऑप्शन बी में बताया गया है कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इनके द्वारा भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और ऑपरेशन के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस इसके मदद से कम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ अडल्ट हु इज रिसीविंग डाइफिनॉक्सलेट हाइड्रोक्लोराइड with atropine sulfate QID. What nursing assessment is essential while the client is receiving this medication? किसी पेशेंट को आप डाइफेनॉक्सलेट हाइड्रोक्लोराइड और एट्रोपिन सल्फेट मेडिसिन दे रहे हैं। इस मेडिसिन के साथ एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सा असेसमेंट प्रीफर करेंगे? ऑप्शन 1, मॉनिटर ब्लड प्रेशर आर्ली, हर घंटे बाद बीपी चेक करेंगे। ऑप्शन 2, असेस रेस्पिरेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, हम इस मेडिसिन को देने से पहले पेशेंट का रेस्पिरेशन काउंट करेंगे। ऑप्शन 3, मीजर आर्ली यूरिन आउटपुट, हम हर घंटे के यूरिन आउटपुट को मीजर करेंगे। डू न्यूरो चेक्स एवरी 2 आवर्स, हम हर 2 घंटे बाद न्यूरो चेक्स करेंगे। डाइफिनॉक्सलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। याद रखिएगा, इन मेडिसिन को जब दिया जाता है तो हम पेशेंट में रेस्पिरेशन कैसा है इस चीज का असेसमेंट करते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। सबसे पहले हम बात करेंगे लोमोटिल टैबलेट की। लोमोटिल टैबलेट के अंदर डाइफेनॉक्सलेट एट्रोपिन सल्फेट दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इस टैबलेट में डाइफेनॉक्सलेट 2.5 mg और एट्रोपिन सल्फेट 0.025 mg होता है। लोमोटिल शेड्यूल 5 ओपियोइड ड्रग है। ओपियोइड्स आर डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन। हम सभी जानते हैं कि जिन पेशेंट्स के अंदर ओपियोइड्स ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है उनमें रेस्पिरेशन जो है कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो सिंपली आप अब समझ गए होंगे कि इस मेडिसिन को देते समय क्यों हम रेस्पिरेशन काउंट को चेक करते हैं। शेड्यूल 5 ड्रग्स, सब्सटेंस और केमिकल्स आर डिफाइंड एज ड्रग्स which lowers potential for abuse than Schedule 4 and consist of preparation containing limited quantities of certain narcotics. शेड्यूल 5 वह सब्सटेंस या केमिकल या ड्रग्स हैं जो कि एब्यूज या एडिक्शन को शेड्यूल 4 की ड्रग्स की तुलना में कम जनरेट करते हैं। शेड्यूल 5 drugs are generally used in antidiarrheal, antitussive, analgesics purpose. याद रखिएगा, शेड्यूल 5 की जो मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर एंटी डायरियल, एंटीटूसिव और एनाल्जेसिक पर्पस से के लिए किया जाता है। दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट डायरिया,
लोमोटिल मेडिसिन जो है डायरिया के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। ये पेशेंट में नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट्स को कम करती है। इट वर्क्स बाय स्लोइंग मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। लोमोटिल ड्रग जो है इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, पेरिस्टालसिस को कम कर देती है, जिससे कि पेशेंट को कम बार स्टूल पास करना होता है। Diphenoxylate is similar to opioid pain relievers but it acts mainly slow the gut। देखिएगा डाइफेनॉक्सिलेट जो है एक ओपियोइड है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेन किलर के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, गट की जो मूवमेंट है, इसे भी स्लो डाउन करता है और डायरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Atropine belongs to a class of drug known as anticholinergics which helps to dry up body fluids and also slow gut movement। एट्रोपिन सल्फेट जो है ये एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिसिन है और इसका काम है कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को यानी पेरिस्टालसिस को कम करना, साथ ही साथ बॉडी सिक्रीशंस को भी कम करना। इसी वजह से हम ऑपरेशन से पहले एट्रोपिन ड्रग देते हैं ताकि पेशेंट में बॉडी सिक्रेशंस कम से कम हो और रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो जाए। द नर्स मॉनिटर रेस्पिरेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ लोमोटिल। तो सिंपली अब आप समझ गए होंगे कि लोमोटिल जो ड्रग है एंटी डायरियल ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है और ये एक शेड्यूल 5 ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है जो कि पर्सन के रेस्पिरेशन को कम कर सकती है। इस वजह से इस मेडिसिन को देने से पहले हमें सिंपली पेशेंट का रेस्पिरेशन काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर। आपको बताना है कि इन चारों में से किस डिजीज में पेशेंट बेंट पोस्चर में चलता है, झुककर चलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया या डेंगू। The right answer is option B. चिकनगुनिया is a correct choice। देखिएगा पार्किंसन डिजीज और चिकनगुनिया दो ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें पर्सन झुककर चलता है यानी बेंट पोस्चर में चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द नर्स begins to develop a health promotional plan with the client। आपको बताना है कि नर्स के द्वारा किस प्रकार से पेशेंट के साथ मिलकर हेल्थ प्रमोशनल प्लान डेवलप किया जाता है। ऑप्शन ए, इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट अदर, हम किसी और को भी इन्वॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी हेल्थ गोल्स, हम पेशेंट की क्या प्रायोरिटी गोल्स हैं उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन सी, रीएनफोर्स बेनिफिट्स ऑफ चेंज इन हेल्थ बिहेवियर्स, हम हेल्थ बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर ऑब्टेन अ कमिटमेंट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हम पेशेंट से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए कमिटमेंट लेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा जब भी हम क्लाइंट के साथ मिलकर हेल्थ प्रमोशनल प्लान को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि क्लाइंट में प्रॉब्लम क्या है और क्लाइंट की इस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर बनाया जाए, यानी कि प्रायोरिटी हेल्थ गोल्स क्या है, इसे आइडेंटिफाई करके हम हेल्थ प्रमोशनल प्लान को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following procedures is likely to be performed in a patient who manifest symptoms of meningitis। अगर किसी पेशेंट में मेनिंजाइटिस डिजीज है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड, लंबर पंक्चर, कैट स्कैन या फिर सोनोग्राफी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली 3 मेनिंजियल लेयर होती हैं। इन लेयर्स के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन
मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। मेनिंजाइटिस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लंबर पंक्चर प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसीजर में L3 L4 वर्टिब्रा से निडल इंसर्ट करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और फिर कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, when assessing blood pressure, the sound that are heard through a stethoscope placed over the artery is termed as। जब भी हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप को आर्टरी के ऊपर रखने के बाद जो साउंड हमें सुनाई देता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? क्रैकल्स, कॉर्टोकॉफ, ब्रैकियल, मर्मर्स। The right answer is option B. It is called the Kortokov sound। हम इसे Kortokov sound के नाम से जानते हैं। Question number 9. After instructing a 20 years old nully gravid client about adverse effects of oral contraceptives, the nurse determines that further instructions is needed when the client states which of the following as a adverse effect। एक 20 साल की वुमेन है, फीमेल है, जो कि नली ग्रेविड है यानी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इस वुमेन को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में समझाया गया आपके द्वारा और फिर इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को ये फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एडवर्स इफेक्ट बताए तो आप इसे और ज़्यादा जानकारी देंगे। ऑप्शन 1 वेट गेन, ऑप्शन 2 नोजिया, ऑप्शन 3 हेडेक, ऑप्शन 4 ओवेरियन कैंसर। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option 4, it is ovarian cancer। याद रखिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवेरियन कैंसर नहीं कॉज करती हैं। The nurse determines that the clients need further instructions when the client says that one of the adverse effect of oral contraceptive pills is ovarian cancer। Some studies suggest that ovarian and endometrial cancer have reduced in women using oral contraceptive pills। जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, OCPs लेती हैं, ये वुमेन, इन वुमेन्स के अंदर ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना कम होती है। याद रखिएगा, OCP causes low chances of developing ovarian and endometrial cancer। Other adverse effects of OCP include weight gain, nausea, headache, breakthrough bleeding, monidial infections। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के कारण वुमेन में वेट गेन, नोजिया, हेडेक, ब्लीडिंग और मोनिलियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। The most serious adverse effect is thrombophlebitis। OCPs का मोस्ट सीरियस इफेक्ट अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे thrombophlebitis। Question number 10, a nurse is assessing a client who is experiencing postmenopausal bleeding। The tentative diagnosis is endometrial cancer। Which finding in the client's history are risk factor associated with endometrial cancer? Select all that apply। एक ऐसी फीमेल है जिसे मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है और टेंटेटिव डायग्नोसिस के रूप में उसे एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको इन 6 ऑप्शंस में से उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, सिगरेट स्मोकिंग,
अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर और प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। Select your answer. The right answer is option 1, 5 and 6। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने के लिए एक बात याद रखिएगा। एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर उन वुमेन्स के अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है जो कि लंबे समय तक एस्ट्रोजन के संपर्क में रहती हैं। जो वुमेन जितने समय तक ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन के संपर्क में रहती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के संपर्क में रहती हैं, उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। देखिएगा, ऑप्शन 1 को हमने सही इसलिए माना है क्योंकि जो लोग ओबेस होते हैं, मोटापे से ग्रसित होते हैं, उनकी बॉडी में एडिपोज सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में यदि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन है तो पर्सन के अंदर ओबेसिटी होने एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर वुमेन नली पैरिटी है, यानी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो इस वुमेन के अंदर ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्सपोजर देखा जाता है और इसके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मल्टी पैरिटी दी गई थी, यानी एक ऐसी वुमेन जो कि कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके अंदर तो एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप होने की संभावना कम से कम होगी। ऑप्शन 3 के अंदर लिखा गया है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर आदि कॉज करता है। एंडोमेट्रियल कैंसर डायरेक्टली सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज। किसी वुमेन में जल्दी मेनोपॉज हो गया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो गए, तो क्या होगा? इस सिचुएशन में वुमेन कम समय तक एस्ट्रोजन हार्मोन के संपर्क में रही और इसी वजह से उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना नहीं होगी। इसके ऑपोजिट अगर यहाँ दिया होता कि लेट मेनोपॉज, यानी बहुत ही समय बाद मेनोपॉज हुआ है, तो उस सिचुएशन में जरूर एंडोमेट्रियल के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता था। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, अगर किसी वुमेन के परिवार में पहले किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ है तो वहाँ पर कुछ चांसेस हैं कि वुमेन में एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन के बाद ही एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप होते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यदि क्लाइंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT दिया गया था, तो HRT के अंदर हम एस्ट्रोजन भी देते हैं और आप सब समझ चुके हैं कि ज़्यादा एस्ट्रोजन मतलब risk of endometrial cancer increased. Hopefully this is clear. Question number 11. Voluntary rejection of unacceptable thoughts or feelings from conscious awareness is called. अगर आप जानबूझकर आपके माइंड में आने वाले अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को रिजेक्ट करते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? सप्रेशन, रिमिशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसको एक एग्जाम्पल से याद रखिएगा। मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में आप कुछ गलत सोचते हैं, लेकिन जैसे ही ये थॉट आपके माइंड में आता है तो आप तुरंत अवेयरनेस से वॉलेंटरली इस थॉट को हटा देते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा गलत किसी के साथ नहीं करना है। तो ये घटना सप्रेशन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं और प्रीवियस एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं।
पहला है सप्रेशन और दूसरा है रिप्रेशन। सप्रेशन इज अ कॉन्शियस रिजेक्शन ऑफ एन एक्सेप्टेबल थिंग्स of an unacceptable things, and suppression is a conscious or voluntarily forgetting some things. Repression का मतलब होता है unconsciously और involuntarily forget some things। अगर आप इनवॉलेंट्रली यानी जानबूझ के नहीं, अनजाने में किसी अनएक्सेप्टेबल थॉट को अवॉइड करते हैं तो ये घटना रिप्रेशन कहलाती है। Question number 12. Immediate treatment of ingestion of poisonous substance are called as। अगर किसी पर्सन ने अचानक कोई पॉइजनस सब्सटेंस इनटेक कर लिया है, जहर खा लिया है, तो इस सिचुएशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या इस्तेमाल करेंगे आप? गैस्ट्रिक लावास, सीक इन्फो टू आइडेंटिफाई ड्रग, इंड्यूस वॉमिटिंग, फोर्स्ड diuresis। The right answer is option A। देखिएगा, पॉइजनस सब्सटेंस इनटेक करने के तुरंत बाद हम प्रायोरिटी वाइज ये कोशिश करते हैं कि जो सब्सटेंस पर्सन ने इनटेक किया है उसे किसी भी तरह पर्सन के स्टमक से, बॉडी से बाहर निकाला जाए, और स्टमक से इस पॉइजनस सब्सटेंस को बाहर निकालना गैस्ट्रिक लावास प्रोसीजर कहलाता है। गैस्ट्रिक लावास प्रोसीजर के अंदर हम पेशेंट के नोज से ट्यूब को स्टमक में इंसर्ट करते हैं और फिर एक लिमिटेड अमाउंट में फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है और फिर उसे थोड़ी देर बाद सक करके बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा लगातार करते रहने से पर्सन की बॉडी में, स्टमक में जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो बाहर आ जाता है और स्टमक वॉश आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लावास। क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। आपको बताना है कि बच्चे में सबसे पहला कौन सा दांत निकलता है? इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, कस्पिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, हमारे दांतों में जो साइड के अंदर तीखे नुकीले दांत होते हैं इसे आप इंसीजर कहते हैं, और नॉर्मली लोअर इंसीजर सबसे पहले आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। नर्सेस डे थीम ऑफ 2021। 2021 की नर्सेस डे की थीम क्या है? अ वॉइस टू लीड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन बी, अ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन सी, अ वॉइस टू लीड नर्सेस डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नर्सेस डे, जो कि हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे यानी 12 मई को मनाया जाता है, और 2021 में इस डे की थीम थी अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 15। Which are strategies that the nurse may employ to aid a client in implementing a health promotional plan? Mark all that apply। आपको बताना है कि हेल्थ प्रमोशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए नर्स के द्वारा कौन कौन सी एडिशनल स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं? ग्रुप काउंसलिंग, टेलीफोन काउंसलिंग, मॉडलिंग, एंश्योरिंग सोशल सपोर्ट, टीचिंग। इन चारों ऑप्शंस में से उन सभी को सेलेक्ट कीजिए जो कि सही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। We can say all are the strategies we can use
to at the implementation of health promotional plan. Take screenshot. Question number 16. Survey approach of research primarily focuses on. आपको बताना है कि रिसर्च के समय इस्तेमाल की जाने वाली सर्वे अप्रोच मुख्य रूप से किस पर फोकस करती है, पास्ट पर, प्रेजेंट पर, फ्यूचर पर या फिर सभी पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, जब भी कोई सर्वे किया जाता है तो जनरली प्रेजेंट के बिहाफ पर किया जाता है। वास्तविकता में अभी रिसेंटली क्या स्थिति है, इस पर फोकस रहता है सर्वे। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17. द सूचर लाइन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। आपको बताना है कि किसी भी पर्सन के स्कल में मौजूद दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं, कोरोनल, लैम्डोइडल, फ्रंटल या सेजाइटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दो पैराइटल बोन्स के बीच पाया जाने वाला सूचर है सेजाइटल सूचर। आइए जान लेते हैं कोरोनल सूचर और लैम्डोइड सूचर कहाँ पाए जाते हैं। कोरोनल सूचर एक्सटेंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर विच ईच फ्रंटल बोन प्लेट मीट विद द पैराइटल बोन प्लेट एट द कोरोनल सूचर। देखिएगा, कोरोनल सूचर पर्सन के एक ईयर लोब से लेकर दूसरे ईयर लोब तक होता है। इसके द्वारा फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन्स को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज लैम्डोइड सूचर। दिस एक्सटेंड्स अक्रॉस द बैक ऑफ हेड। लैम्डोइड सूचर लैम्डा शेप का सूचर होता है जो कि किसी भी पर्सन की पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ने का काम करता है। लैम्डोइड सूचर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द पैराइटल बोन। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।